हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की इस सीरीज में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण की PYQ सीरीज का ये 32वां वीडियो, अर्थात हम आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्रों को, उन प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके पहले 31 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो है 32 नंबर की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? आपका हाथी, बकरी, लोमड़ी या बंदर। तो आपको एक चीज पता होगी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हमेशा शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। क्योंकि ये पेड़ पौधों, घास, यही चीजें खाते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो इसी से ही हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है लोमड़ी, क्योंकि ये जो है शिकार करके खाती है। तो ये जो है लोमड़ी मांसाहारी भी कहलाती है और ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगी हमारी खाद्य श्रृंखला में। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के शिक्षण में शिक्षक पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक शिक्षक को लीव्स के बारे में पढ़ाना है। ट्री जो है, ट्रीज के लीव्स पार्ट को पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा तरीका आपको यही पता रहता है इस तरह के प्रश्नों में कि रियल लीफ को दिखा दे वो, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन कि मौखिक रूप से समझाना, तो ये नहीं होगा। मॉडल की सहायता से पत्तियों और उसके कार्यों को समझाना, तो ये हो सकता है जो है, इससे तो ठीक ही है, बेहतर है। बाय गिविंग लेक्चर ऑन लीव्स, पत्तियों के बारे में लेक्चर देना, तो ये गलत है। छात्रों को बगीचों में ले जाना, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है कि बगीचे में अलग अलग जो है वो प्लांट्स देखेंगे, पौधे, और पत्तियों के अलग अलग जो है प्रकार देखेंगे। उससे उन्हें ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएगा अबाउट लीव्स। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, सतत विकास का 2002 विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वह है जोहान्सबर्ग। 2002 में जो है सतत विकास का विश्व शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो SDG इसी से निकल करके आते हैं, और इसको बोला जाता है सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हमारे 17 लक्ष्य। ये पूछा जा सकता है कि कितने लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है सतत विकास के अंतर्गत। तो ये 17 लक्ष्यों का जो है निर्धारण किया गया है। और बात करें कि ये 2015 में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम इन 17 लक्ष्यों की वैश्विक स्तर पर प्राप्ति कर लेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। आगे देखते हैं। 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया है। ये क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। वेटलैंड को क्या बोला जाता है? हमारा वर्ल्ड का विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो किस वर्ष रामसर समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है? तो जो रामसर समझौता हुआ था वह 1975 में हुआ था। रामसर समझौते का लक्ष्य क्या होता है? जो विश्व स्तर पर जो हमारे नम भूमि है, नम भूमि का क्या मतलब होता है? जिन जमीन पर जो है आसपास दलदली क्षेत्र या पानी वाले क्षेत्र रहते हैं, तो वो जमीनों को जो है उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य रहता है। इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे। हमारी कई सारे स्थल जो हैं इस रामसर साइट में शामिल है। इसके भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। किस स्मॉग में ऑक्सीकरण एजेंटों एजेंटों की उच्च सांद्रता होती है और इसीलिए इसे ऑक्सीकरण स्मॉग कहा गया है? तो पहली बात, स्मॉग क्या होता है? स्मॉग को जान लेते हैं। स्मॉग कहा जाता है, आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा होता है स्मॉग। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इसमें स्मोक रहता है, यानी क्या रहता है? धुआं, और फॉग रहता है। स्मोक, स्मोक का स्मो ले लिया गया SMO, और फॉग का ओजी ले लिया गया। इससे मिलकर क्या बन गया? स्मॉग। तो जनरली जब सिंपल रहता है, धुएं और धुएं और कोहरे से मिलकर के, धुएं और कोहरे से मिलकर के बनता है, तो उसे सिंपल बोलते हैं या स्टैंडर्ड भी इसको बोल देते हैं। लेकिन इसके अलग अलग प्रकार रहते हैं। कई बार जब ठंडे स्थानों पर ये कोहरा बनता है,
जब बहुत ज्यादा ठंडे स्थानों पर बनता है तो इसको जो बोला जाता है लंदन स्मॉग बोला जाता है, और इसी को क्लासिकल भी बोला जाता है। क्लासिकल भी बोला जाता है, और ये इसी को जो है लंदन भी बोला जाता है, स्मॉग। और जब ये गर्मी वाले क्षेत्रों में होता है, अर्थात सूर्य की रोशनी धूप के कारण जब ये बनता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको फोटोकेमिकल स्मॉग बोला जाता है। फोटोकेमिकल नाम ही स्पष्ट है, इसका मतलब होता है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में जब ये जो स्मॉग बनता है तो उसे फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। तो सूर्य की प्रकाश की किरणों से क्रिया करके जब बनता है स्मॉग, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण एजेंट इसमें ज्यादा रहते हैं, और इसी को ऑक्सीडेशन स्मॉग भी कहा जाता है। इसको आपको याद रख लेना है, और बाकी चीजें जो मैंने बताई है उसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक जीव है जिसका उपयोग किसी पारितंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। उस जीव को क्या कहा जाता है कि जिससे किसी भी इकोसिस्टम की गुणवत्ता नापते हैं, उसको कहा जाता है हमारा बायो इंडिकेटर्स। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक लाइकेन का पौधा है, लाइकेन। लाइकेन में आपको पता होगा कवक और शैवाल सहजीवी रहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। लाइकेन उगता कहाँ पर है? कहीं किसी जगह चट्टानों पर उगता है, या पौधों के ऊपर उग जाता है, पेड़ों के ऊपर। तो ये उस जगह में उगता है जहां वायु की गुणवत्ता अधिक रहती है। क्या रहती है? वायु की गुणवत्ता अधिक रहती है। इससे क्या पता चलता है कि जहां अत्यधिक मात्रा में लाइकेन होंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ वायु की गुणवत्ता कैसी है, अच्छी है। तो गुणवत्ता नापने में किया जाता है बायो इंडिकेटर का। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे केचुआ क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। क्या करता है? मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाता है। किसी जगह में यदि अत्यधिक मात्रा में केचुए हैं किसी मिट्टी पर बरसात के समय, इसका मतलब है मृदा की जो गुणवत्ता है वह बहुत अधिक है। आई होप इससे आपका क्लियर हो गया होगा कि इन्हीं को बायो इंडिकेटर्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, परिवार जो है समाज की धुरी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन तो इम्पोर्टेंट रहते हैं, साथ में इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, तो ये हमें फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसको याद भी करना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो सही उत्तर है ऑगस्ट केम्पटे। तो अगस्त केम्पटे जो है नाम इसका, इन्होंने बोला है कि परिवार के बारे में, परिवार जो है क्या है, एक्सिस ऑफ सोसाइटी है या समाज की धुरी है। तो ये कथन आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं? तो आपको पता है कि गन्ना रहता है और उसका तना भाग है, उसी से रस निकलता है, उसी से चीनी भी बनती है, और गांव तरफ उसी से भी क्या बनता है, गुड़ बनता है। फैक्ट्री में चीनी बन जाती है प्रोसेसिंग के थ्रू। गुड़ बनाने का आसान तरीका रहता है। तो क्या किससे प्राप्त होता है हमें? गन्ने के रस से प्राप्त होता है। वही हमारे यहाँ फसल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पर है? तो यूपी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ये हमें याद रख लेना है। और देशों के मामले में यदि भारत हमारा दूसरे नंबर पर कौन है? भारत हमारा दूसरे स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। पहले स्थान पर कौन कहलाया? तो पहले स्थान पर जो है ब्राजील है, प्रथम स्थान पर गन्ना के उत्पादन में। और गन्ने के उत्पादन में तो शक्कर के उत्पादन में भी होगा। आगे देखते हैं, आलू का स्टार्च और कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च मतलब आपने मक्का देखा होगा, मक्के को कॉर्न बोला जाता है। तो मक्के में और आलू में दोनों में स्टार्च पाया जाता है। तो जो आलू का स्टार्च होता है, कम तापमान पर क्या शुरू हो जाता है उसका? तो आपने देखा होगा आलू जो है लो टेम्परेचर पर धीरे 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 वो टूटना शुरू हो जाता है, उसके अंदर का जो स्टार्च है, कि कॉर्न जो है काफी लंबे समय तक चलता है। तो स्टार्च का टूटना कहलाता है जिलेटिनीकरण, या जिलेटिनाइज कहलाता है, जिलेटिनाइजेशन, इस प्रोसेस को। तो जब स्टार्च का टूट टूट करके किसी उपस्थिति में जो कम तापमान होगा, और वहां पर यदि सूर्य का प्रकाश है वो भी कम होगा, उससे क्या होगा, टूटना शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, धूम्रपान में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है, स्मोकिंग में सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ता है? आपको पता है कि हम स्मोक करते हैं, हमारे सबसे हवा कहाँ जाती है सीधे डायरेक्ट? हमारे दोनों लंग्स में। तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? लंग्स ही प्रभावित होगा। तो हमारे फेफड़े जो हैं स्मोकिंग करने में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है।
सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि आप लॉजिक लगा करके तुरंत ही इसका उत्तर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस वर्ष गठित किया गया था? तो जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके बारे में बता देते हैं। भारत में सबसे बड़ा जो विभाग है जो अंतरिक्ष संबंधी चीजें देखता है, अंतरिक्ष विभाग कहलाता है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है एंट्रिक्स। ये क्या करती है? ये हमारी जो है अंतरिक्ष संबंधी चीजों की, कार्यों की मार्केटिंग करती है, विपणन का काम करती है, प्लस सेवाएं प्रदान करती है। जैसे किसी दूसरे देशों को लॉन्च कराना हो उपग्रह, तो इससे हमें संपर्क करना पड़ता है। ये अपने रेट बताती है जो, और हम क्या करते हैं, उनके जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च कर देते हैं, बदले में हमें पैसे मिल जाते हैं। इसका मतलब रेवेन्यू भी जनरेट करने का ये काम करती है। विपणन मतलब मार्केटिंग करती है। विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, ऐड करना, कि हमारे जो है क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है एंट्रिक्स कंपनी। तो जो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1992 में, इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और यह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, यह सरकारी कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बेंगलोर में है। इतना इसके बारे में याद रख लेना है। एक और चीज इसमें आपकी स्पेस में ऐड हो गई है। हम स्पेस सीरीज भी चल रही है हमारी, 2 टॉपिक आ गए हैं। आगे चल के हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। 2 सीरीज का ये मतलब है 2 वीडियो का सारे ही क्वेश्चन हमारे नहीं फंसेंगे, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो गए। अब आगे चल के जो है, ये जो स्पेस वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं कलेक्ट करके स्पेसिफिक वीडियो बनाता जाऊंगा। इससे आपको ये भी रहेगा कि हमारा स्पेस एक बार में सारा कवर हो जाएगा वीडियोस के माध्यम से। इसकी स्पेशली वीडियो अलग बन जाएंगी हमारी। जैसे हमारी ये हर एक वीडियो में आते जा रहे हैं 3 3 4 4 क्वेश्चन, उसको मैं अलग निकाल लूंगा क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं, क्वांटम संचार की अवधारणा किस पर आधारित है? तो ये आपने सुना होगा, क्वांटम का मतलब होता है जब परमाणु का एक बहुत छोटा कण होता है, फोटोन। फोटोन में वजन नहीं रहता है, वो एक ऊर्जा का एक पैकेट है। तो जब क्वांटम संचार यानी इतने सूक्ष्म लेवल पर हम जाते हैं, ये हम किस में पढ़ते हैं? ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स। क्वांटम संचार मतलब बहुत सूक्ष्म स्तर पर जब संचार करते हैं, यानी अब सारी चीजें जो है भविष्य में बहुत सूक्ष्म लेवल पर चलेंगी। ये अवधारणा कैसे संभव है? जैसे एक कंप्यूटर पहले बड़े रहते थे, अब छोटे हैं, अब लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं, अब और हम जो है सूक्ष्म लेवल पर जा रहे हैं चीजों पे। तो ये क्वांटम की अवधारणा जो है भौतिकी के नियमों पर आधारित है। आगे देखते हैं, फार्म यार्ड मतलब जहाँ पशुएं रहते हैं, जानवर रहते हैं। फार्म यार्ड की खाद जो है जानवरों के डैश और डैश के विघटित मिश्रण को संदर्भित करता है। तो खाद में क्या रहता है? तो जो गोबर की खाद रहती है, तो गोबर और उनका जो यूरिन रहता है वही इसमें मिक्स रहता है। बाकी इसमें सलाइवा या मांस ये चीजें नहीं होती हैं। ये तो आप सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी का ही हमारा प्रश्न था। इसमें सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और फसल उगाने के पहले जब साल शुरू होता है तभी एमएसपी जारी कर दिया जाता है। मान लो किसी फसल का कम उत्पादन हुआ, तो उसका एमएसपी बढ़ा के दिया जाता है ताकि किसान हमारे प्रेरित हो उस फसल को उगाने में, जिससे हमारी कमी ना हो किसी फसल की। तो सबसे ज्यादा खरीद किसकी की जाती है? तो गेहूं और चावल हमारे एमएसपी के तहत, आपको पता होगा सोसाइटी में बहुत ज्यादा खरीदा जाता है, तो गेहूं और चावल सबसे ज्यादा सरकार खरीदती है एमएसपी के तहत। आगे देखते हैं, उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष बने। तो इसका जो सही उत्तर है, ये उस समय के हिसाब से क्या था? उस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी नहीं है। एक कुश कुमार है। और जो स्क्वैश आपने देखा होगा एक बैडमिंटन की तरह रहता है, 2 खिलाड़ी खेलते हैं कुल मिलाकर, या 4 लोग खेलते हैं, या 4 लोग खेलते हैं, 4 स्पोर्ट्समैन रहते हैं इसमें। तो ये इस तरह से खेलते हैं, बैडमिंटन जैसी रैकेट रहती है और सामने दीवार रहती है, उस पे मारते हैं और फिर खेलते हैं। थोड़ा सा अलग है, तभी तो ये खेल का नाम अलग है, स्क्वैश बोला जाता है इसको। आगे देखते हैं, बैलोन डी और या बैलोन डी और जो है जीतने वाले कम उम्र के खिलाड़ी क्या हैं? तो ये एक फुटबॉल का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये फुटबॉल का
एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, हर साल जो है अच्छा खेलने वाले जो है फुटबॉलर को दिया जाता है। अब तक के जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं वो रहे हैं रोनाल्डो लुइस नाजारियो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, ये दूसरे खिलाड़ी हैं, लुइस नाजारियो। इसको एज अ फैक्ट आपको याद कर लेना है। हालांकि ये क्वेश्चन एक टफ कैटेगरी का था, लोग इतना टफ भी नहीं याद रखते हैं एज अ करेंट अफेयर। तो मुझे लगता है एक मेरी स्ट्रेटजी यदि मैं होता इस तरह, तो मैं इस तरह के प्रश्न नहीं पढ़ता, क्योंकि यदि इस तरह के प्रश्न पढ़ने का मतलब है आप सारा फोकस किसमें कर रहे हैं, करंट अफेयर में, फिर भी ये प्रश्न ना बनने वाली की श्रेणी में है और आप पूरा समय लगा दे रहे हैं। तो आप जो है सारा कुछ पढ़िए, बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट है, और हर सब्जेक्ट को लेके चलिए। फिर 5 से 10 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ऐसे आने ही आने हैं जिन पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यदि आप इन 4 प्रश्नों पर फोकस कर रहे हैं तो फिर आप बाकी का आपसे छूट जाएगा। इनकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको 150 का यदि प्रश्न पत्र आता है तो 150 ही थोड़ी चाहिए। इसीलिए इसीलिए तो कट ऑफ 120 जाती है या 115 जाती है। तो 2-4 प्रश्नों की चिंता छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस करिए जो आपका बेसिक्स है और प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी की भूमिका के आधार पर इन विधियों को वर्गीकृत किया गया है। तो जो भूमिका रहती है अध्यापक और विद्यार्थी की, अनुदेशात्मक का मतलब इंस्ट्रक्शनल मेथड, और स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड। हमेशा ही इस तरह के प्रश्नों में बोथ, 1 और 2 दोनों इस प्रश्न के उत्तर रहते हैं। ये जो है आपका जो है लगाते लगाते प्रैक्टिस के थ्रू आपका अंदाजा लग जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में दोनों उत्तर इसके सही होते हैं। पिकनिक यानी जब एजुकेशनल टूर जाता है बच्चों का, तो पिकनिक को किस में बदला जा सकता है? प्रतिस्पर्धा, आउटिंग, मनोरंजन। तो इसका है लर्निंग के रूप में, जॉयफुल लर्निंग, यानी वो जॉयफुल मैनर में वो पिकनिक भी मनाए, साथ में कुछ ना कुछ वो सीख भी जाए। इसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक पिकनिक को। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम कैलेंडर की अच्छी योजना बनाने के लिए कौन सा परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं? तो शिक्षण अधिगम कैलेंडर, साल में एक बार कैलेंडर बनाया जाता है, तो योजना बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं? तो इसका सही उत्तर है छात्रों के बीच बेहतर अधिगम। कि जो है, यदि हम कैलेंडर बना लेते हैं, अच्छी योजना बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव्ड लर्निंग अमंग स्टूडेंट। बच्चों के बीच क्या होगा, एक अच्छी अधिगम होगा, अच्छी लर्निंग होगी बच्चों की। ज्ञात जैव विविधता में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? बायोडाइवर्सिटी मतलब कि विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे, इनकी सब प्रजातियां। तो जो भारत का जैव विविधता के मामले में जो प्रतिशत जो हमारा योगदान है, वह है हमारा 8%। यानी दुनिया की 8% प्रजातियां जो हैं, जनजातियां हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों, पशु पक्षी हों, तो वो पाई जाती है 8% हमारे भारत में पाई जाती है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पराबैंगनी स्तर में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? आपको पता है पराबैंगनी किरणें बढ़ती हैं तो कैंसर वगैरह रोज हमें होना शुरू हो जाते हैं। यदि पराबैंगनी किरणों से क्या नहीं होता है, यानी कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है? तो त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकता है, लेकिन मोटापा नहीं हो सकता है। ओबेसिटी है, तो वो पराबैंगनी किरणों के स्तर बढ़ने से नहीं होता है। आगे देखते हैं, कौन सा यौगिक जमीनी स्तर पर ओजोन के निर्माण में योगदान देता है? ओजोन के निर्माण में जो योगदान देता है जमीनी स्तर पर। अब इस पे याद रख लेना है, एक हमारा होता है कि क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल। तो जो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन, वह तो इस तरह बनती है कि ऑक्सीजन को 2 भाग में बढ़ जाता है, इसकी उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों की। और फिर ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस से मिलके ओजोन बनाती है। तो वो समताप मंडल में जो ओजोन बढ़ती है वो अलग तरीके से बनती है, लेकिन पृथ्वी पर जो बनती है, यानी धरातल पर हमारे आसपास, वो ओजोन खतरनाक होती है, वो एक प्रदूषक है। और उसका निर्माण होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर के। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, और यही O2 से मिलकर के क्या है,
ये बनाती है। और ये कहाँ निकलता है सबसे ज्यादा? हमारे वाहनों के धुओं में। तो जो हमारे गाड़ी वाहन के धुओं से जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि सहायक है ओजोन के निर्माण में धरातल के स्तर में। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ यदि तापमान में वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है? तापमान में वृद्धि होती है, जो लैप्स रेट कहलाता है, उसे पॉजिटिव लैप्स रेट कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। यदि कमी होगी तो ऋणात्मक लैप्स रेट। अब क्या होता है, क्षोभ मंडल आपको पता है, हमारा 0 से 12 या 18, यानी 18 होता है हमारा भूमध्य रेखा पर, 12 होता है ध्रुवों पर। तो इसमें क्या होता है, जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे तापमान में क्या होती है, कमी आती है। ऊंचाई में साथ साथ तापमान में कमी। जब हम दूसरे मंडल पर पहुंचते हैं, समताप मंडल पर, समताप पर, अब यहाँ क्या होता है, जब हम ऊंचाई बढ़ेंगे तो तापमान में भी वृद्धि होगी। यहाँ हमारे ऊपर जाने पर तो बहुत कम तापमान हो जाता है, क्योंकि तापमान में कमी हो रही है। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल पर पहुंचेंगे तब तापमान की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो एक फैक्ट था, एक कॉन्सेप्ट था, आपको इसके बारे में याद रख लेना है। आगे देखते हैं। किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की? ग्रीन हाउस प्रभाव आपको अच्छे से पता है। एक फैक्ट और उसमें जोड़ना है कि किसने खोज की है। तो जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जेंथियम, इंग्लिश आप ज्यादा थोड़ा सा देखा करें इस तरह में टेक्निकल वर्ड्स में। जेंथियम और साइपरनियस, इसमें साइपरनियस लिखा है, इसमें साइरेनस लिखा है। तो जेंथियम और साइपरनियस ये क्या है? ये हमारी पाई जाती हैं खरपतवार के उदाहरण हैं। खरपतवार, खरपतवार आप समझ गए होंगे। कहीं जब गेहूं के खेत रहते हैं, जौ के खेत या चना के खेत रहते हैं, और खेतों के बीच बीच में घास फूस खरपतवार बहुत सारी उग जाती है और दूसरे पौधों को नुकसान भी पहुंचाती है। उसको बोला जाता है वीड्स या खरपतवार। तो ये खरपतवार के ही एग्जाम्पल हैं, वीड्स के ये उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी ऑनलाइन हम शिक्षण कर रहे हैं, आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, इसके उपयोग का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है का ये मतलब हुआ कि कौन सा हानि है, नुकसान कौन सा है वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करने में? तो प्रतिभागियों को एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा में समय बिताने से बचाता है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन पूछा क्या गया है कि कौन सा इसमें हानि है। इसमें अगला है कि कक्षा के दौरान दृश्य या श्रवण गुणवत्ता में भी कभी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल, ये ऐसा हो जाता है कि ऑनलाइन शिक्षण में जो है हमारा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कक्षा के दौरान जो है दृश्य और श्रव्य यानी बोर्ड तो हमें दिखाई देता है और सुनाई भी देता है जब शिक्षक बोलते हैं ऑफलाइन में, तो उधर कभी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। तो ये ऑनलाइन शिक्षण या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक हानि कहलाई, यानी यह लाभ इसका नहीं है। आगे देखते हैं। विभिन्न स्थानों में एक ही इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट है पर काम करने में सक्षम है, बिल्कुल है। जैसे हम कुछ ऑफलाइन काम करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे हमें अलग अलग पेजों पर लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। लेकिन विभिन्न स्थानों में प्रतिभागी जो हैं ऑनलाइन यदि हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो उसी डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फिर उसी को एडिट कर सकते हैं। यात्रा लागत में कटौती करने में बहुत मदद करता है, बिल्कुल। ट्रेवलिंग हमारा वो बच जाती है कॉस्ट। हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्लास लेते हैं, तो हमें जाना थोड़ी पड़ता है, ट्रेवलिंग की हमारी कॉस्ट बच जाती है, साथ साथ टाइम भी बच जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया में शिक्षक, साथी या अन्य व्यक्ति उन बच्चों का कार्य करने या संकल्पना को समझने में मदद करते हैं जैसे वो अपने आप नहीं कर पाते हैं? यानी हेल्प करना, कुल मिला के साथी हेल्प कर सकते हैं, शिक्षक या अन्य व्यक्ति किसी बच्चे की जहां वह करने में असमर्थ है या किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा। इसको असेसमेंट इवेल्युएशन नहीं कहते हैं, वैसे फीडबैक कहते हैं। तो देखिए, एक तो एलिमिनेशन मेथड इसका था, और इसको कहते क्या है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का ये मतलब होता है, कोई बच्चा किसी चीज में अटक गया है, कोई सवाल क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, उसकी हेल्प कर देना केवल उस समय के लिए, लगातार हेल्प नहीं करना। इसलिए इसको अस्थाई कहा जाता है, कि अस्थाई सहायता देना केवल उस समय तक जहां तक बच्चा, जहां पर वो अटक गया है, बाकी वो अपने आप कर लेगा आगे चलकर।
इसे बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको पता है क्या होता है, और इसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा जो है गलत है, इसमें से कौन सा कथन इस प्रश्न का गलत उत्तर है। तो सकारात्मक होने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है। यह शिक्षक का निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के एक ईमानदार वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन से किया जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। बच्चों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में बातचीत को भी प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल, कि हम जो है बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसके पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। इसको यदि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है बड़ा प्रश्न देख करके। उसकी हम भाषा को पढ़ेंगे, एक बार नहीं समझ में आता है, दो बार पढ़ेंगे तो हम जरूर उसके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं, यह मूल्यांकन प्रक्रिया के बजाय एक प्रसंग है। तो यह एक इवेंट नहीं है, जो हमारा कंटिन्यूअस जो इवेल्युएशन है, सीसी असेसमेंट है, तो ये एक प्रकार का मूल्यांकन है। इसमें क्या लिखा है कि एक प्रसंग है, मूल्यांकन है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत उत्तर हो गया। प्रश्न भी यही था कि कौन सा कथन क्या है, इस प्रश्न में गलत है। ये हमारा उत्तर जो है डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ये हमारा गलत है, यही पूछा गया था। इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए कि रचनात्मक आकलन, रचनात्मक मतलब क्या होता है कि सीसीए भी एक प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन है, कि हम कंटिन्यूअस लेते रहते हैं। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब सीसीए के इस फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जो पढ़ाया जाता है डिजाइन करने में पूर्व ज्ञान और अनुभव पर बनाता है, निदानात्मक और उपचारात्मक है, पूछा क्या कौन सा गलत है। प्रभावी प्रतिक्रिया प्रावधान को सुनिश्चित करता है, या आमतौर पर छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम या शैक्षणिक वर्ग के अंत में लिया जाता है। तो ये इस प्रश्न का गलत उत्तर है, क्योंकि अंत में नहीं लिया जाता है। अंत में तो हमारा योगात्मक मूल्यांकन है, कौन सा, जो हमारा समेटिव टेस्ट है। तो यही हमारे प्रश्न का गलत उत्तर हो जाता है। कई बार हमारे पढ़ने पढ़ने पर हमें हिट कर जाता है दिमाग में कि ये इसका गलत उत्तर है, ये इसका सही है। ये आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो आपके लिए रखा है कि सीखने के रूप में आकलन, यानी आपको पता होगा कि सीखने जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, साथ साथ में आपका असेसमेंट हो रहा है। आपको पता चल रहा है ना कि कौन सा उत्तर आपसे नहीं बन रहा, लेकिन ये क्या कहलाएगा, सीखने के रूप में आकलन, मतलब आप इसके साथ साथ सीख भी रहे हैं। आपका आकलन हो रहा है, साथ साथ में आकलन के द्वारा सीख रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो यह सुनिश्चित करता है कि सीसीए शिक्षक की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल आधारित प्रक्रिया है, प्रगति में बदलाव निरीक्षण के लिए कार्य करता है, या सीसीए बदलती दुनिया के अनुकूल होने में मदद करता है। तो सीखने के रूप में आकलन, ये याद रख लेना है, इसके संदर्भ में क्या सुनिश्चित हो रहा है सीसीए का। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट में दीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए है। और इसी तरह वीडियो में बने रहिए, और यदि आप न्यू हैं तो जरूर इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियोज आपको मिलती रहें। और साथ साथ में हमारे लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेट होते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।